तो आज हम डिस्कस करते हैं फुल लेंथ टेस्ट एडुटेरिया का पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जानकारी के निम्नलिखित कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो हर्षवर्धन थे वो हर्ष द्वारा चरित जो रत्नावली है, ठीक है, हर्ष ने क्या किया, अपनी नाट्य कृति रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका भी उन्होंने नाट्य कृतियाँ लिखे थे। उसके बाद उनकी जो जानकारी है चीनी बौद्ध भिक्षु जो हुएन सांग थे, उन्होंने सियोकी की यात्रा में उनका यात्रा वृत्तांत में बताए हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि संस्कृत नाटक रत्नावली बिल्कुल सही है। फाहियान का यात्रा जो वृत्तांत था, तो फाहियान जो थे ना वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 380 से 414 ईस्वी के आसपास आए थे, जबकि हर्ष जो वर्धन है उनका जो कार्यकाल 606 से 647 ईस्वी के पास थे, तो इसलिए 2 नंबर नहीं होगा। बांसखेड़ा शिलालेख, तो बांसखेड़ा शिलालेख से भी इनकी जानकारी मिलती है, तो फर्स्ट और थर्ड होंगे इसमें, ठीक है। और इसमें एक और एडिशनल फैक्ट्स क्या है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो उनके दरबारी कवि थे बान भट्ट, ठीक है, उन्होंने भी हर्षचरित की रचना किए थे, तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या थे, जो हड़प्पा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, तो हड़प्पा सभ्यता काल में क्या था कि यह पिक्टोग्राफिक था, भाव चित्रात्मक उनकी सभ्यता थी जो अभी तक समझा नहीं जा सका है। और उसमें उस सभ्यता की जो जानकारी है, कहीं ना कहीं मुहरे हो, मिट्टी के बर्तन हो, पत्थर हो, अन्य सामग्री पर जो निशान मिले हैं उसके साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का पहचान की गई है। अभी देखिए ताम्रपत्र लेख या शिलालेख हो चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, तो देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल आया तब जाके आयरन का आविष्कार हुआ, धातु का आविष्कार हुआ, ठीक है, ताम्रपाषाण के समय में। शिलालेख ये तो अशोक, सम्राट अशोक के कार्यकाल में शिलालेख का ज़्यादा वर्णन होने लगा। धार्मिक ग्रंथ तो ये तो जो वैदिक उत्तर वैदिक काल था उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता पर जो प्रकाश डालता है वो पुरातात्विक खनन, ठीक है, तो 2 का ए नंबर। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसमें देखिए कि जो आचारण सूत्र है, सूत्र कृतांग है, बृहत कल्प सूत्र है, यह क्या है, यह एक जैन आगम साहित्य का हिस्सा है, जबकि थेर गाथा जो है वह क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है और यह आरंभिक बौद्ध भिक्षुनियों द्वारा लिखी गई कविता का संग्रह है, ठीक है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली साहित्य का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था। तो मौर्य काल जो था 322 से 185 ईसा पूर्व, उसमें विनिमय का जो माध्यम था वह पन नामक चांदी का सिक्का था, ठीक है। यह पंचमार्क सिक्के का साम्राज्य भर में व्यापार और वाणिज्य के लिए व्यापक रूप से उपयोग होता था, ठीक है, जिसको एक स्टैंडर्डाइज्ड मौद्रिक प्रणाली की सुविधा मिलती थी, ठीक है। लेकिन जो यह गाय है, गाय का तो पहले वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। दिनार और चूर्ण जो है ना, यह उस समय की मुद्राएं नहीं थी मौर्य काल के समय में। 5th नंबर में आते हैं, तो 5th नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो अभी देखिए क्या है, सिकंदर के साथ जो है जब 327 ईस्वी में सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आए थे, तो उस समय सिकंदर के साथ निर्याकस, अनिस्टोक्रिटस और एरिस्टोबुलस आए थे। डायमेकस के बारे में कहा जाता है कि जो एक स्ट्रेबो इतिहासकार थे, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियाई शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक जो एम्बेसडर राजदूत थे वह बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। जबकि सिकंदर महान 326 से 323 ईसा पूर्व के आसपास 327 में भारत पर आक्रमण करने को आए थे। इसका आंसर बी होगा। 6 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। अब इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि आमड़ी है कहाँ। तो आमड़ी जो है ना सिंध पाकिस्तान में स्थित है, मिताथल यह हरियाणा में है, बनमाली भी हरियाणा में है, और हड़प्पा क्या है, मोंटी डोंगरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में।
तो मिताथल बनमाली हरियाणा में, अमरी सिंध प्रांत में और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना किया। तो कलचुरी जो राजवंश थे वह वर्तमान मध्य प्रदेश में थे और उनकी स्थापना कोक्कल प्रथम ने 845 ईस्वी में किया था और उसकी जो कैपिटल थी वह त्रिपुरी को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, हालांकि यह चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। और नेक्स्ट है मिनाज उस सिराज ने तबकात नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी। तो यह जो है नसरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद क्या थे कि उनके कार्यकाल में दिल्ली के काजी के रूप में कार्य किया था और उसी के समय अपने पुस्तक का नाम भी सुल्तान के नाम पर ही रखे थे, नासरी से नसरुद्दीन महमूद। 8 नंबर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वह 1296 से 1316 तक शासन किए थे और वह जो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, पहले तो उसको सुल्तान जो है ना सुल्तान के अधीन किया, बाद में उसको क्या किया कि उसको सम्मानपूर्वक छोड़ दिया और राय रायन की उपाधि भी दिया था। राय रायन का मतलब होता है राजाओं का राजा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रताप रुद्र देव के बारे में देखते हैं कि यह दक्कन के काकतीय वंश के शासक थे। ठीक है ना, और बीर बल्लाल जो थे वह दक्षिण भारत में होयसल वंश के शासक थे। सुंदर पांड्या, तो पांड्या से जैसा होता है कि पांड वंश, तो तमिलनाडु के पांड वंश के शासक थे और वह पांड्यों को जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने उसका अटैक सामना हुआ था। तो राय रानी की उपाधि बाबा रामचंद्र देव को। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास में चकला शब्द का प्रयोग किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चकला शब्द का प्रयोग जो है ना सूबे और परगना के बीच में एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं था। कभी कभी क्या है कुछ क्षेत्र में सरकार की जगह लेता था, लेकिन दोनों के बीच का जो सेंट्रल इकाई था ना उसी को चकला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब का जो कार्यकाल था 1656 से 1707 तक, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के जो कार्यकाल के समय में 1679 में जजिया कर को फिर से लागू किया गया था। तो जजिया कर वो कर होते हैं जो गैर मुस्लिम नागरिकों पर एक धार्मिक टैक्स लिए जाते हैं कि मुस्लिम ना होने के कारण। और जकात क्या होते हैं, जो मुसलमान होते हैं उनके इनकम का 1/40 उनको देना होता है गरीब गुरबों लोग को। तो औरंगजेब क्या किए थे 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिए थे। हालांकि इनके कार्यकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक थी। फलतः बाद में क्या किया कि जो उत्तर मुगल काल के शासक मोहम्मद शाह थे वह 1720 में इस जजिया कर को समाप्त कर दिए। 1920 की खिलाफत समिति की बैठक में किस शहर में हुई थी जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था। तो जो देखिए 1920 में जो 1919 में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो 1920 की जो खिलाफत कमेटी था उसमें लगभग 3 जून 1920 को इलाहाबाद में ही केंद्रीय खिलाफत कमेटी का बैठक हुआ था और इसी बैठक में ही ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई। ठीक है, 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में देखते हैं कि इसमें काल अनुक्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आया था वह वर्ष 1909 में, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड 1919 में और उसी का जांच हेतु हंटर कमीशन 1920 में रिपोर्ट दिया, जिसको लेकर के महात्मा गांधी ने बोले थे कि लिपापोती किया गया पन्ना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। 14 नंबर क्या है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किए थे। तो देखिए लाठी और अखाड़ा जो है जिसको कुश्ती बोलते हैं, ये दोनों क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक कहे जाते हैं। ठीक है, और इन क्लब का गठन इसलिए किया गया था ताकि वो ब्रिटिश शासन का विरोध कर सके
और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले सके। ठीक है, लाठी क्लब और अखाड़ा जो था, उत्पीड़ित जो भी लोग थे, युवक थे, उनमें साहस और विद्रोह की भावना भरने हेतु इस क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, 15 नंबर अच्छे क्वेश्चन है। तो 15 नंबर को देखते हैं कि जो इसको भी कालानुक्रम सजाना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इंडिया फ्री लीजन भी नामक सेना बनाए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब है? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, उस समय के वायसराय लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। थर्ड है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का तो जो गठन था, हालांकि कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में इसका नेतृत्व किए। ठीक है, और मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस है वह कांग्रेस जो मंत्रिमंडल 28 महीने का जो शासनकाल के बाद जो इस्तीफे दिए थे, तो उसी मंत्रिमंडल के इस्तीफा के विरोध में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाए थे 22 दिसंबर 1939 को। तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939, उसके बाद होगा 22 मई जो 22 मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस है, तो मुस्लिम लीग जो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, थर्ड है 8 अगस्त 1940 को, और अगस्त आज़ाद हिंद फौज का 1942 को। इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की गई थी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्टेची जो थे लॉर्ड डेटन के समय में, रिचर्ड स्टेची, उसके कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसके बाद 1883 में उसी प्रथम अकाल आयोग की रिपोर्ट के तुरंत बाद ही 1883 में अंतरिम अकाल संहिता लागू की गई थी, और इसमें यह व्याख्या दिया गया कि खाद्यान्न की कमी के स्तर को जो है सेग्रीगेट किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, और अकाल राहत के लिए सरकारी हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार किया जाए, और अकाल की समस्या को खत्म किया जाए। नेक्स्ट है 17 नंबर में कि 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो देखिए क्या है कि जब 1757 में पलासी की लड़ाई हुई, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार पूर्णतः पॉलिटिकली रूप से कब्जा कर लिया इंडिया पे, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर एक तरह से। उसके बाद वो अपना पैठ यहाँ जमाने लगे। उसी के क्रम में क्या हुआ कि 1765 के आसपास जो अंग्रेज क्या है ना, सिलहट पहुंचा, असम एरिया के आसपास। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ जो गारो खासी जयंतिया थे मेघालय एरिया में, तो उसमें खासी जो लोग थे ना, वह चावल, नमक और सूखी मछली के बदले जो है रेशम, सूती कपड़े, लोहा, मोम, शहद और हाथी दांत का व्यापार सिलहट सीमा पर करते थे। ठीक है, और उसी जो खासी समुदाय है ना, वह क्या थे कि चूना पत्थर का व्यापार बहुत करते थे, वह मतलब माहिर थे उसमें। इसलिए बंगाल में उस चूना पत्थर का जो है ना डिमांड को पूरा करने के लिए खासी समुदाय से उन्होंने मिला था। नेक्स्ट है 18 नंबर में, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध करार कर दिया जब राष्ट्रवाद की भावना भारत में जग गया, जिसमें कि राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अन्य जो उग्रवादी नेता के लोग थे, और साथ ही साथ जो अहिंसावादी सिद्धांत के साथ जो महात्मा गांधी राष्ट्रवाद की भावना को और तीव्र कर रहे थे। तो उस आसपास में क्या हुआ कि जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी, उसके पश्चात इतनी तीव्र हो गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता को देख करके ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, चूंकि एक अखिल भारतीय का प्लेटफॉर्म था, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या किया, अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित करके जब यह गैर कानूनी घोषित हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके जितने भी नेता हैं, लीडर्स हैं, उसको क्या होगा, जबरदस्ती पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये ऐसा इसलिए किया कि कांग्रेस की जो तीव्र जो गतिविधि थी उसको दबाया जा सके और उसके नेताओं को, टॉप लीडर्स को गिरफ्तार किया जा सके, जिससे यह जो भावनाएं आक्रोशित हो रही है उसको दबाया जा सके। तो उस समय जो अवैध घोषित कर दिया गया वो आदेश था अवैध संघ अध्यादेश। नेक्स्ट है 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना वर्ष 1920 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। और इस संगठन की स्थापना दलितों को क्या है ना, एक यूनिटी में लाना, एकजुट करना, सामाजिक जो भेदभाव है, अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। जो दलित अधिकारों, सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर ने आजीवन हमेशा उसके लिए तत्पर रहे थे। और उसी के तहत देखते हैं कि संविधान में एससी के लिए 84 सीट, ठीक है, 84 और 47 सीट का रिजर्वेशन दिया गया था। हालांकि उसके ही द्वारा बाद में लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत रिजर्वेशन, फिर लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 331 के तहत आरक्षण, फिर विधानसभा में 332 और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 333 आर्टिकल को ऐड करके आरक्षण दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी भी जो है दलित के लिए कार्य किए थे। तो उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे और जो दलित समुदाय थे उनको हरिजन कह के पुकारे थे, हरिजन। ठीक है, हरि का जन है हम लोग। ज्योतिबा फूले क्या थे, 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। अब देखिए 20 नंबर में क्या है कि बिहार कौमी सेवा दल, जिसको बिहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक कोर भी कहा जाता है, और इसका जो गठन था 1921 ईस्वी में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका भी वही था कि जो भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसका जो गतिविधि है उसको विरोध करें, और जो इंडियन है उनकी सक्रिय भागीदारी करके ब्रिटिश का हर जो स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, उसको कमजोर कर सकें। 21 में देखिए 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में जो भी अकाल उस समय आते थे तो उसके लिए कमेटी का गठन होता था। ठीक है, तो उस अकाल का अध्ययन किया जाए, निवारक किया जाए और उसको किसी तरह कैसे रेक्टिफाई किया जाए, क्या रिफॉर्म्स लाया जाए जो कि अकाल ना आए। तो उसके तहत पहला अस्ट्रेची आयोग, लॉर्ड लिट्टन, जो 1876 से 1880 तक उनका जो कार्यकाल था। तो उसी समय क्या हुआ था कि 1876-78 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भयंकर अकाल पड़ा था। उसी के तहत लॉर्ड लिट्टन ने सर रिचर्ड अस्टेची की अध्यक्षता में अस्टेची आयोग का गठन किया 1880 में। ठीक है, और बाद में अस्टेची आयोग ने सिफारिश किया कि एक जो है ना अकाल राहत संगठन बनाया जाए, न्यूनतम निर्वाह आहार प्रदान करने का प्रावधान किया जाए, और भविष्य में कोई अकाल ना आए उसके लिए अकाल संहिता तैयार किया गया। उसी के तहत 1883 में अंतरिम अकाल संहिता लागू हुई थी। तो अस्टेची आयोग कब है, 1880 में। नेक्स्ट है लोयल जो है अस्टेची के बाद 17 साल के बाद सर जेम्स लोयल की अध्यक्षता में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने लॉयल कमीशन का गठन किया। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि जो भी अनाज ले जाया जाता है ना उसके लिए रेलवे का अधिक से अधिक उपयोग हो, अकाल जो राहत सामग्री है बेहतर तरीके से उसका सदुपयोग हो, प्रबंधन सही से हो। ठीक है, अकाल संहिता का सही से विकास हो। तो अस्टेची आयोग 1880 में, लॉयल कमीशन कब है, लॉर्ड लिथिगो के समय में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में जेम्स लोयल ने लॉयल कमेटी का गठन किया था 1897 में। नेक्स्ट है मैकडोनल आयोग जो है ना वर्ष 1900 ईस्वी में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। तो लॉर्ड कर्जन ने सर एंथनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक मैकडोनल कमेटी का गठन किया, और वह 1899 से 1900 के अकाल के बारे में सिफारिश दिया। उन्होंने क्या सिफारिश दिया कि उन्होंने दिया कि जो अकाल संहिता है उसमें कुछ रिफॉर्म्स किया जाए, संशोधित किया जाए, और सिंचाई विकास, भू राजस्व सुधार, कृषि सुधार जैसे दीर्घकालिक उपाय को सुझाया जाए, जिससे कि अकाल की समस्या खत्म हो सके। ठीक है, तो अस्टेची 1880, लोयल 1897,
और मैकडोनल्ड 1900 में, इसलिए 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के दौरान हुआ था, तो हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर, मराठा, हैदराबाद के निजामों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों को शिकस्त दिया। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने फूट डाल करके निजाम और मराठा को अपने पास मिला लिया, जिससे हैदर अली की सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69, दूसरा 1782, तीसरा 1792 और चौथा 1799 से 1800 के आसपास, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित समाचार पत्र। तो इसमें देखते हैं कि जो जमींदार थे वो जफर अली खान, उनका संबंध था। भवानी मंदिर बड़िंद्र जो कुमार घोष थे। फ्री हिंदुस्तान जिसको तारकनाथ दास ने शुरू किए थे। और संध्या जो समाचार पत्र था वह एक बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र था, और इसका जो संपादन था वह ब्रह्मबादव उपाध्याय ने किए थे। जबकि सचिंद्र सन्याल ने 1922 में सेलुलर जो जेल है अभी अंडमान निकोबार में, बंदी जीवन उसके समय लिखे थे। ठीक है, तो सचिंद्र सन्याल 1922 में बंदी जीवन, और संध्या किसने लिखा है? ब्रह्मबादव उपाध्याय, उनके समाचार पत्र से जुड़े थे। देखिए लॉर्ड मेयो के कार्यकाल जो है यह भारत के चौथे वायसराय थे। चूँकि वायसराय जो है जब सिपाही विद्रोह 1857 में हुई, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय घोषित किया गया, जिसके पश्चात 1858 में पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के पश्चात जो चौथा वायसराय हुआ वह लॉर्ड मेयो था, और उसका कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, लेकिन उसको डबलिन यानी आयरलैंड में दफनाया गया था। तो इसका पहला जो है ना गलत है, चौथा होना चाहिए, बाकी तीनों सही है। ट्वेंटी 25 में देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, तो उसमें जो नया शिक्षा प्रणाली था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान जो भेजना है, तो बहुत सारे सैन्य शिकायत थे। इसी के तहत क्या हुआ, सिपाही विद्रोह हुए। कहीं ना कहीं जो लॉर्ड डलहौजी का जो राज्य हड़प नीति का सिद्धांत था, उसके बाद धार्मिक जो जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, जो जनजातीय विद्रोह हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सब जो कारण है 1857 का प्रमुख कारण थे। बट भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले जो कानून थे वह उनमें से शामिल नहीं था। वह 26 में देखते हैं मिलान करने कह रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1935 में, ठीक है, 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सर मॉरिस ग्वार थे। ठीक है, ये जो सर मॉरिस ग्वार थे। और 1882 में गठित भारतीय शिक्षा के अध्यक्ष जो थे ना वह W हंटर थे। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर। 4 होगा, A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3 नंबर। 27 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किए थे? तो 27 में क्या है कि जो अलीपुर षड्यंत्र मामले थे 1908 से 1909 में, उसमें अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किए थे। और चित्तरंजन दास पे यह आरोप था कि वह अलीपुर षड्यंत्र मामले से जुड़े हैं। लेकिन जो चित्तरंजन दास थे उनकी जो इतना मजबूती से वो अपना पक्ष रखा, उसके बाद अरविंदो घोष बरी हो गए, और उसके पश्चात अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से हट करके वह अध्यात्म की ओर मुड़ गए। ठीक है, हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशरम सरकारी लीपापोती का पन्ना बोला था? तो अभी जैसा कि बताया कि जब वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ,
उसके बाद उस रिपोर्ट को छुपाने के लिए बहुत से लीपापोती किया गया। इस वजह से महात्मा गांधी ने टिप्पणी किए थे कि बेशर्म सरकारी लीपापोती का पन्ना दर पन्ना रिपोर्ट है। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो रैयतवाड़ी का मतलब ही होता है जो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था आए थे तो वह क्या थे, पूरे भारतीय भूभाग के 51% पर थे। और इसमें कहीं ना कहीं किसान भी खुश थे, क्योंकि रैयत जो होता है ना उसका मतलब किसान होता है। तो भूमि का मालिकाना हक किसान को ही दे दिया गया और उससे ही डायरेक्ट राजस्व की वसूली होती थी, जिसमें बिचौलिया के नहीं आने के कारण कृषि क्षेत्र में किसानों की स्थिति थोड़ा ठीक ठाक थी। किसके रेस्पेक्ट में, तो अस्थाई बंदोबस्त और जो महलवाड़ी व्यवस्था था उसके रेस्पेक्ट में। तो थॉमस मुनरो ने बोला था कि यह हमेशा से प्रचलित रहा था, क्योंकि जो किसान थे वह शुरू से ही अपने जमींदार की जो है ना पक्ष रखते थे, जो भारतीय परंपरा को भी दर्शाता है। 30 नंबर में देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कथन पर विचार करें। तो इसमें देखते हैं कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि वह जांच पड़ताल करके ही उसे प्रकाशित करने को अलाउ कर सके। जॉन एडम्स पर लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन था 1823 के परिणाम स्वरूप राजाराम मोहन राय जो लिखित था मिरातुल अखबार, उसका प्रकाशन को रोकना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं प्रेस के सेंसरशिप लगाने का उद्देश्य यही था कि राष्ट्रवाद की भावना को रोका जा सके और जन जन तक जो इन विचारकों का जो बातें हैं वह पहुंच ना सके, और भारत की जो स्वतंत्रता का जो एक तीव्र लहर चल रही थी उसकी गतिविधि को खत्म करने के लिए प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था, जिसमें लिट्टन भी इनका बहुत योगदान है। और आगे चल के देखते हैं कि जो चार्ल्स मेटकॉफ है, जिसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही रिलीफ दिया था प्रेस पर। नेक्स्ट है कि स्टीलेग्मोमीटर। तो स्टीलेग्मोमीटर का उपयोग किसके लिए यूज होता है, तो सरफेस टेंशन नापने के लिए। अब उसमें क्या करते हैं कि एक ट्यूब होता है, उससे गिरने वाले जितने भी ड्रॉप्स हैं उसको गणना करके हम लोग उसके सरफेस टेंशन को नापते हैं। ठीक है, अब देखिए गतिज संयंत्र है तो उसको तो विस्कोमीटर से नापते हैं, क्योंकि लिक्विड विस्कस होते हैं। अब है 3rd नंबर अपवर्तक सूचकांक, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टोमीटर से नापेंगे। ऑप्टिकल जो गतिविधि है, प्रकाशीय सक्रियता जो है, उसको पोलरीमीटर से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 32 में। तो 32 में देखते हैं कि जो ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है, तो ऋणात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। ठीक है, इसका मतलब वह है कि वस्तु धीमी हो रहा है, क्योंकि त्वरण जो है ना वह वेग के गति के विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है, और बल की दिशा भी त्वरण की दिशा के समरूप होती है। परिदर्शी जो पेरिस्कोप होते हैं वह क्या है कि रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं, परावर्तन के सिद्धांत पे। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि पेरिस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग कोई छिपी हुए स्थान से बाहर या ऊंचाई पर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें विशेष तरह से हम देखते हैं कि पनडुब्बी है, टैंक है, ठीक है, उसकी निगरानी कार्य में इसका उपयोग होता है। अब देखिए कि ये कार्य कैसे करता है। तो पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर होते हैं और वह आपस में 45 डिग्री पे झुके होते हैं। ठीक है, तो जब एक दर्पण से जब रे को भेजा जाता है ना, किरण को, तो दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर के उसकी गतिविधि का पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ना वह सॉफ्ट आयरन का बना रहता है। सॉफ्ट आयरन के बनने का कारण बहुत सारे हैं कि उसमें देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक एडी करंट लॉस होते हैं, हिस्टेरिस लॉस होते हैं, आयरन कोर लॉस होते हैं, और उसकी क्षेत्रफल चूंकि रेजिस्टेंस ρL/A होता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा करके उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कम किया जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर का कोर में यह नरम लोहे से यह ऊर्जा की हानि तो कम होती ही है, साथ ही साथ उसकी जो उच्च चुंबकीय पारगम्यता दिखाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के चक्रण के लिए आइडियल माना जाता है। अभी देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जब
कोई बोसोन की गैस को परम शून्य के बेहद करीब तापमान पर ठंडा किया जाता है ना, तो उसको ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहता है उसको। और इतना कम तापमान अगर होगा तो क्या होगा, अणु की गतिज ऊर्जा बहुत ही कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और स्लो होने से क्या है कि जब अणु की गतिज ऊर्जा स्लो हो गई, उसलिए क्या होता है कि वो एक कंडेंस बन जाता है। कंडेंस का मतलब होता है संघनित हो जाता है और एक सुपर फ्लूइडिटी की जैसे बिहेव करता है, जिसमें कि ना तो कोई लेयर के बीच में आंतरिक घर्षण होता है या ना कोई इसका विस्कोसिटी होता है, इसलिए इसको अतिचालकता भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, गैसों को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो बॉयल्स के नियम के अनुसार एक्चुअली गैस का क्या नियम है, PV = nRT, जहां P प्रेशर हो, V वॉल्यूम हो, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, R हो गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। तो PV = nRT में अगर प्रेशर इज देखिए गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त मापक क्या है? तो हाई प्रेशर से क्या होंगे, अणु आपस में पास हो जाएंगे और उस समय अगर निम्न तापमान करेंगे तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी और आपस में जो उसकी आंतरिक अणु का जो आपस में फोर्सेस हैं, खींचने की जो फोर्सेस हैं, वह क्या होता है, बढ़ जाती है। उसको अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं, वह आसान हो जाता है। ठीक है। 37 में देखते हैं जो प्रतिचुंबकीय है डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसकी प्रकृति क्या होते हैं? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रकृति ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वह अपोजिट बनता है, प्रतिकर्षित बनता है। ठीक है। यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दर्पण जो है ना, उसकी फोकल लंबाई सिर्फ उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके आसपास के मीडियम पे। तो इसको द्रव में डुबा दें या द्रव के कहीं बाहर रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। हालांकि अगर लेंस को अगर द्रव में डुबाया जाए तो उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस लेंस को जिस द्रव में डुबाया गया है उसकी डेंसिटी द्रव उस लेंस के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कैसा है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय की विकिरण में अधिक ऊर्जा होती है? तो देखिए एक होता है शॉर्ट ट्रिक है GX UV इंजन, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, U से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल, I से इंफ्रारेड, उसके बाद लघु तरंग, उसके बाद दीर्घ तरंग। तो जो GX UV इंजन बताए तो उसमें क्या है कि ऊपर से नीचे तक जो है ना तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, यानी गामा की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो प्लांक्स नियम के अनुसार एनर्जी = hc/λ होता है, जहां h जो है प्लांक कांस्टेंट है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, बाय डेल्टा मतलब उसका तरंग दैर्ध्य। तो एनर्जी = hc/λ यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ जिसका कम होगा उसका एनर्जी हाई होगा। तो गामा का वेवलेंथ जो होता है 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक होता है, इसलिए गामा किरण की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है और इसका चूंकि फ्रीक्वेंसी 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज के आसपास होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से भी एनर्जी ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे मिनिमम होने के कारण भी इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो गामा किरण के बाद किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? तो गामा किरण के बाद एक्सरे का होगा, क्योंकि GX UV इंजन है। गामा के बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर लघु तरंग, फिर दीर्घ तरंग। ठीक है। किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्र होल्स के द्वारा होता है? तो चूंकि P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि P का यानी पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ना होल्स के थ्रू फ्लो करते हैं, तो 40 का A नंबर होगा। 41 देखिए अच्छा क्वेश्चन है BPSC के व्यू से। तो उसमें देखते हैं कि अगर फिनॉल का 1% घोल, ठीक है, फिनॉल में जो कंसंट्रेशन है अगर 1% घोल का होगा तो वह कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है, लेकिन अगर उसकी सांद्रता जो है ना 0.2% कर दिया जाए तो वही फिनॉल का उपयोग एक एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं, जो जीवित ऊतकों पर सुरक्षित रूप से लगाया जाता है। तो उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है।
अगर 0.2% अगर लो कंसंट्रेशन रहेगा तो उसी फिनोल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, ठीक, इस एंटीसेप्टिक। लेकिन 1% कह रहा है तो वह कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करेंगे उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए कांच का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वह 1.5 से 1.54 होता है। बेंजीन का कितना है? इस बेंजीन का होता है 1.5, जल का तो पता है 1.33 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1.0 होता है। तो सबसे अधिक किसका है? कांच का, ठीक है। 43 में देखते हैं कि पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो पायरेक्स ग्लास भी एक तरह से ना बोरोसिलिकेट ग्लास ही है, जिसे बोरोन के यौगिक, जिसमें कि बोरेक्स है, जिसको सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं, इसको मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। यह क्या करता है? उसमें मजबूती लाता है। 44 में क्या है कि किस गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है? तो जो तत्व का रंग है ना, वह रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है, ना कि आवर्त सारणी में ऐसा कुछ रखा गया है कि इस ब्लॉक में रखने से उसका रंग ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो संयोजकता, परमाणु का आकार और सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वह तत्व में जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वह द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, लेकिन जो मोजले यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह तत्व की परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो यह अधीन नहीं है तत्वों का रंग। अब देखिए 45 में देखते हैं, तो इसमें मिलान करना है। तो जैसा कि सीएनजी है, सीएनजी में क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मीथेन होते हैं और कुछ मात्रा में इथेन हाइड्रोजन भी होते हैं। सेकंड है कोल गैस, तो कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें जो है प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं, और इसकी महक को चेक करने के लिए आइसोब्यूटेन मिलाया जाता है। जल गैस क्या है? तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बना रहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 45 का सी होगा। अभी देखिए हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो प्रोटियम 1H0, ड्यूटेरियम 1H1 और ट्रिटियम 1H1 होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम होते हैं 1H2 और ट्रिटियम होते हैं 1H3। तो 1H1 में क्या है ना, एक परमाणु संख्या है और एक ही द्रव्यमान है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गया। और यह जो है ना प्रकृति में 99% लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। और ड्यूटेरियम थर्ड होता है ट्रिटियम, जिसका रेडियो सक्रियता के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से नीला लिटमस को लाल कर देता है तो कोई अम्ल ही कर सकता है? तो सिरका को एसिटिक एसिड बोलते हैं। बाकी तीनों क्या है ना, बेस हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और ये जो है ना Na2CO3.10H2O, सॉरी ये बेकिंग सोडा है, खाबर सोडा, जिसको NaHCO3 है, और वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो ये सब क्या है ना, बेस है। यह क्या करते हैं, लाल को नीला बदलते हैं, जबकि एसिड नीला को लाल बदल देते हैं। अब देखिए 48 में क्या है, तो 48 में कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, जिंक कार्बोनेट। इसका मिलान करना है, तो क्रैकिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्रैकिंग जो एक टर्मिनोलॉजी है, यह पेट्रोलियम रिफाइनिंग में एक प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग बड़े से बड़े हाइड्रोकार्बन अणु को छोटे छोटे गैसोलीन और डीजल जैसे छोटे जो अणु में तोड़ा जाता है, ठीक है। प्रगलन तो क्या है, प्रगलन में क्या है, धातु को उसके एसिड से निकाला जाता है, जिसमें मोस्टली तांबा का निष्कर्षण होता है। हाइड्रोजिनेशन क्या है, हाइड्रोजनीकरण जो है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड वसा में बदलते हैं, यानी असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में, जिसमें खाद्य वसा का उत्पादन होता है। वल्कनाइजेशन क्या है, वल्कनीकरण, यह रबर से रिलेटेड है, उसके लोच और मजबूती को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 49 का बी नंबर। फिफ्टी में क्या है कि स्थिर तापमान पर, अभी जो गैस इक्वेशन बताए थे PV = nRT, तो उसमें अगर इस कह रहा है कि किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम होने पर, तो बॉयल्स नियम क्या बोलता है कि PV = nRT में PV कांस्टेंट है, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो
अगर आयतन कम किया जाए तो प्रेशर क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा बॉयल्स के नियम के अनुसार। और चार्ल्स के नियम क्या बोलता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, घटाने पे घटेगी। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन कर सकता है, तो इसका देखते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा है। यह सबसे छोटा जीव है जो स्वायत्त वृद्धि और प्रजनन करने में सक्षम होता है। हालांकि यह एक बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। फूल का प्रजनन भाग पुंकेसर और अंडक होते हैं। ये बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज हैं यह क्या है ना कि बाहर जो इसको सपोर्ट सिस्टम होता है, यह प्रजनन में इसका कोई योगदान नहीं होता है। शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए जैसा कि पता है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। टूटी फूटी जो कोशिका है उसकी मरम्मत भी करती है। नींद की बीमारी, तो नींद की बीमारी क्या है, ट्रिपनोसोमा, ठीक है, यह प्रोटोजोआ नामक परजीवी के कारण होता है और यह तस्य मक्खी के काटने से मनुष्य में फैलता है। युगलिना क्या है, अब देखिए युगलिना जो है ना पौधा और जानवर जो प्रकाश संश्लेषक और गतिशील दोनों की विशेषता वाला एक उपकोशिकीय प्रोटिस्टा समूह होते हैं ये युगलिना। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कारण बनता है और अमीबा क्या है, प्रोटियस, ठीक है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो है ना ये पेचिस का कारण बनता है। नेक्स्ट है देखिए mRNA वैक्सीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि mRNA वैक्सीन जब कोविड आया था तो SARS-CoV-2 संक्रमण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। खसरा के लिए क्या है, खसरा के लिए तो वैक्सीन जो लाइव एप्ट्यूनेटेड वायरस वैक्सीन है जैसे MR वैक्सीन है, ठीक है। पोलियो के तो IPV या OPV वैक्सीन होते हैं। 56 का क्या है, तो 56 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक मादक दर्दनाशक दवा है। तो इसमें देखते हैं कि जो मॉर्फिन है यह एक दर्दनाशक दवा है। मॉर्फिन क्या करते हैं, जिसको एक ओपिओइड भी बोलते हैं, यह नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है और नींद ला सकता है, ठीक है। बाकी जो विकल्प है आर्सेफेलामाइन, फेनामाइन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये सब क्या है, ये सब जो है ना गैर मादक दर्दनाशक है। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है, तो जैसा कि एक कैरोटीनॉइड होते हैं वह उसको पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और इसमें इसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है, ठीक है। फाइनोसाइनिन क्या है कि फाइनोसाइनिन जो है ना यह मतलब मेनली जो है ना सैन्य बैक्टीरिया और कुछ शैवाल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 58, किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो किस प्रक्रिया में होगा, तो देखते हैं कि श्वसन की जो प्रक्रिया है ना ऊष्मा ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, ठीक है। 59 क्या है, निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, तो देखिए कि जो जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चाउ था उन्होंने बताया था कि कोशिका में डिवीजन होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। हैकल के बारे में देखते हैं, तो हैकल क्या बोला था कि जीवन का 3 साम्राज्य का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना, और वो पारिस्थितिकी और प्रोटिस्टा शब्द को गढ़ा था, लेकिन कोशिका विभाजन से उसका कोई योगदान नहीं है। स्लाइडन और स्वेन जो थे ना, स्लाइडन और स्वेन जो क्या थे, वह मूल कोशिका सिद्धांत दिए थे, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर में, तो 60 में देखते हैं कि जो लचीलापन है तो यह क्या है, कोलन कोयमा से लचीलापन होता है और स्क्लेरन कायमा से क्या होता है कि पौधे सीधा खड़ा रहते हैं और यह एक मृत जीवी होते हैं एकमात्र। 61 में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन सी आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, तो डी से डिप्रेस्ड याद रखिए, ठीक है। ई से 243 का ई से ईयर यानी पंचायती राज का कार्यकाल, जी से गति शक्ति यानी उसका जो शक्ति स्वरूप क्या है पंचायती राज संस्थाओं में, उसका 243 का जी में उसका टेन्योर यानी ईयर, ई से ईयर याद रखिए। बी से बनाव यानी गठन की बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ
अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण यानी डी से डिप्रेस्ड आरक्षण की बात करता है। 62 में देखते हैं कि 62 में अब मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं कि जो 124 आर्टिकल है वो किसके लिए है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ना वह एक इसमें देखिए 124 से 132 से 143 से 136 एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं तो 143 में क्या है, 143 में क्या है, इसका सलाहकार शक्ति है इसका, है ना। 143 में है कि सर्वोच्च न्यायालय से जो है ना राष्ट्रपति सलाह या कुछ मांग सकती है। अब देखिए 136 को देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय या आदेश से अपील करने के विशेष अनुमति देने का अधिकार है। ठीक है, तो विशेष अनुमति इस प्रकार से 136 का ये हो जाएगा। और 129 को देखते हैं तो ये क्या है, अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 62 में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल 129 में कहता है वो। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। 63 में क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, तो समानता की बात करते हैं तो 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन सा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो आप जब भारत का संविधान की उद्देशिका को पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अभी देखिए न्याय है 3 तरह का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, और स्वतंत्रता है 5 प्रकार का। कौन सा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर प्रस्तावना में 2 प्रकार का समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, इसको अधिनियमित करते हैं। तो प्रस्तावना में देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 3 प्रकार की न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, और 2 प्रकार का समता या समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 64। तो 64 में देखते हैं कि इसमें कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया के निम्नलिखित में बताएं। तो इसमें देखते हैं कि इसका आंसर 2 और 4 होगा, यानी इसमें कह रहा है क्या चीज़ कि कौन सा गलत है। देखिए कि संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, बिल्कुल सही है। विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विधेयक को मंत्री और निजी सदस्य दोनों द्वारा पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, कुछ विशेषकर जो संघीय प्रावधान को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कम से कम आधे राज्य या विधानसभा के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 64 का डी होगा। 65 में देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं, और सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करती है। ठीक है, और इनका उद्देश्य यह होता है कि जो भी अनुसूचित जाति हैं, एसटी हैं, उनके अधिकार की रक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में उसका कैसे भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, और इस पदभार ग्रहण करने के बाद इसका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होता है। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है, तो इसमें देखते हैं कि द्विसदनीय का अनिवार्य विशेषता क्या है कि संघीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें एक जो संघ मतलब क्या है ना, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति को संतुलित किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 67 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 4th A और आर्टिकल 51A में, ठीक है,
उसमें देखते हैं कि जो इसका जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित और उसका महत्व को समझना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आज यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट से कल आगे बढ़ेंगे हम।